बमुश्किल एक फरलांग चलने पर ही खान को कुछ ट्रक और जीपें एक झुरमट की शक्ल में खड़े नजर आए, जिन पर गहरे सब्ज रंग का जाल और घास फूस डालकर उन्हें भारतीय फौज ने अपनी दानिस्त में बड़ी होशियारी से कैमोफ्लाज कर रखा था। खान की बेकरार नजरें बड़ी बेचैनी से इस झुरमट का तवाफ कर रही थीं। बिलाखिर वो गौहर मकसूद हासिल करने में कामयाब हो गया। इसी तरह के निशानात जो उसने पहली जीप पर बने देखे थे उसे यहाँ भी नजर आ गए। एक बेजान सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर रेंग गई, लेकिन फौरन ही उसने होंठ भींच लिए जैसे मुस्कुराहट पर गुस्सा आ गया हो। ये रास्ता खेतों के बीचों बीच उस गांव तक जाता था जो बदकिस्मती या खुशकिस्मती से अब उसकी मंजिल थी। चंद कदम मजीद चलने पर उसे एक ट्यूबवेल दिखाई पड़ा, जिस पर सिख फौजी बड़े बड़े कच्छे पहने गुस्ल में मसरूफ थे, और एक कोने में शायद उस ट्यूबवेल का मालिक खड़ा बड़ी हसरतनाक नजरों से उस तरफ देख रहा था। एक सिख फौजी ने, जिसकी दाढ़ी और सर के बाल साबुन की झाग में इस बुरी तरह डूबे हुए थे कि उसकी आंखें बमुश्किल खुली दिखाई देती थीं, उसे टोका, ओए किधर जा रहा है? खान हस्बे साबिक हाथ बांध कर घिघियाया, सरदार जी सामने वाले गांव जाना है। उसने खान को गाली देते हुए कहा, ओए ये कोई रास्ता है? जल्दी निकल जा, अगर किसी अफसर ने देख लिया तो तेरी सारी ब्राह्मणी निकाल देगा। फिर अचानक शायद उसकी आंखों में साबुन उतर आया था। उसने सब कुछ भूल कर जोर जोर से अपने दोनों हाथों से पानी आंखों की तरफ फेंकते हुए खान पर गालियों की बौछार कर दी। उसके दूसरे साथी इस सूरत हाल से खासे लुत्फानंदोज हो रहे थे और बहुत जोर जोर से कहे भी लगा रहे थे। लाख जब्त के बावजूद भी खान के होंठों पर मुस्कुराहट रिंग गई, लेकिन वो बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। अगर वो सिख उसके होंठों पर मुस्कुराहट देख लेता तो शायद वो कभी अपनी टांगों पर चलकर यहाँ से आगे न जा सकता। उसका रुख रानी के की तरफ था और जहन बर्क रफ्तारी से एक कहानी तैयार कर रहा था। तैयार शुदा कहानी का उसने दिल ही दिल में 2-3 मरतबा तनकीदी जायजा लिया, फिर मुतमईन होकर आगे बढ़ गया। गांव के खेत अब शुरू हो गए थे और खेतों में कहीं कहीं बनी हवेलियां भी उसे दिखाई देने लगी थी। एक ऐसी हवेली की तरफ अब उसके कदम उठने लगे थे। हवेली के बाहर ट्यूबवेल की तरफ पीठ किए एक देहाती किसान उसे दिखाई दे रहा था। उसने एक हाथ में ढीले ढाले अंदाज में कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी। शायद सामने लगे दरख्तों की कतार में किसी दरख्त की टहनी पर नकब लगाने के चक्कर में दिखाई पड़ता था। खान बड़े पुरएतमाद अंदाज में कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब वो चेहरे मोहरे से वाकई एक ब्राह्मण ज़्यादा दिखाई दे रहा था। अपनी छठी हिस्स के जेरे ताबे वो दरमियानी उम्र का शख्स अचानक ही उसकी तरफ घूमा। राम राम जी। शायद उसकी शख्सियत ने मुखातिब पर पहली ही नजर में असर डाला था। रानी के इसी गांव का नाम है क्या? खान का लहजा बड़ा मुदब्बराना सा हो चला था। वो बोला, जी महाराज। मुखातिब अब मुकम्मल असीर था। खान ने अपनी पहले से तैयार शुदा कहानी के मुताबिक तीर चलाया, मुझे सुखदेव जी के घर जाना है। अजनबी ने पूछा, किस सुखदेव के? यहाँ 2 रहते हैं, एक मंगूराम का बेटा और दूसरा काशीमल का। खान ने कहा, जी हमें उनके पिताजी का तो नाम मालूम नहीं, बस वो दरमियानी उम्र के हैं और लुधियाना में रिक्रूटिंग का काम करते थे। खान का लहजा बदस्तूर पुरसुकून था। वो बोला, क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? शायद मुखातिब को समझ नहीं आई थी। खान ने कहा, श्रीमान जी, हम जिस सुखदेव का जिक्र कर रहे हैं वो पासपोर्टी वीजों का काम करते हैं। उन्होंने हमें यही पता बताया था अपना। वो श्रीमान जी किसी गहरी सोच में डूब गए। शायद बेचारा अपने जहन पर जोर देकर इर्द गिर्द के देहातों में किसी ऐसे सुखदेव को खोज रहा था। करीबन 1 मिनट बाद उसने मुराकबे से सर उठाया और उससे मुखातिब हुआ, पंडित जी आप शायद गलत एड्रेस पर आ गए हैं। खान ने कहा, क्या बात करते हैं महाराज जी, ये कैसे मुमकिन है? हमें तो उसने सारा रास्ता हिफ्ज करवा रखा है। फिर उसने शहर की चुरंगी से इस गांव तक रास्ते में आने वाले 2-3 देहातों के नाम भी ले दिए। उसका मुखातिब दोबारा किसी सोच में पड़ गया। आदमी समझदार मालूम होता था, शायद मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। बोला, आइए आप बैठें, इत्मीनान से बात करते हैं। उसने खान को करीब बिछी चारपाई की तरफ इशारा किया और खुद भी उसी तरफ बढ़ने लगा। खान बज़ाहिर हवन्नकों की तरह मुंह उठाए उसके सामने चारपाई पर बैठ गया। उसके मुखातिब ने पंडित जी महाराज का खास एहतराम किया था और उसे सरहाने की तरफ बिठाकर खुद पाइंती की तरफ आ बैठा। बोला, एक बात है पंडित जी महाराज। उसने किसी गहरी सोच में डूबते हुए खान को कहा। खान ने अपनी तरफ से खासी हैरानी का इजहार किया, क्या बात? वो बोला, हम हैं तो जाट लोग, लेकिन मुझे यूं लगता है जैसे आपको किसी ने धोखा दिया है। आपका शुभ नाम क्या है? खान ने कहा, अमित शर्मा। लेकिन हम आपका मतलब नहीं समझे। उसने अनजान बनना चाहा। आदमी बोला, अभी समझ आ जाएगा महाराज, मुझे जरा बताइए किस्सा क्या है। फिर खान यानी अमित शर्मा जी उसे किस्सा सुनाने लगे। उसने बताया कि सुखदेव नामी उस शख्स ने उनसे 5,000 रुपया बाहर भिजवाने के लिए लिया था और 8 दिन का वादा किया था कि वीजा आ जाएगा। आज 8 हफ्ते होने को आ रहे हैं। उन्होंने सोचा कहीं सुखदेव जी बीमार न पड़ गए हों, इसलिए उसके गांव चले आए हैं। आदमी बोला, कितने भोले हैं आप महाराज जी, आदमी होकर समझ नहीं सके।
वो कमबख्त जो कोई भी था आपके साथ धोखा कर गया है और आपको परेशान करने के लिए यहाँ भेज दिया है। खान ने ठंडी सांस ली। कलजुग, घोर कलजुग। हमने तो रुपया भी कर्ज पकड़कर हासिल किया था। खान की शक्ल खासी रूहान सी हो चली थी। वो आदमी बोला, हौसला कीजिए महाराज, मैं आपके लिए जल भोजन का बंदोबस्त करता हूँ। उसके मुखातिब ने खान की पीठ पर थपकी देकर उसका हौसला बढ़ाया। क्या शुभ नाम है आपका? इस मर्तबा जब खान ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आदमी बोला, मैं पंडितों का दास हूँ महाराज जी, कुमार नाम है मेरा। वो पंडित पर वाकई मरमिटा था। खान ने कहा, कुमार जी आपका बहुत धन्यवाद, हमको जाने दीजिए। खान का लहजा खासा गंभीर था। वो बोला, नहीं महाराज, ये कभी नहीं होगा। कीड़ी के घर नारायण आए और चले जाएं। आप इतने सफर से पहले ही थके हुए हैं। आप मुझ गरीब की कुटिया पर रात बसर कीजिए, सुबह मैं खुद आपको लारी अड्डे पर शहर तक छोड़ाऊंगा। खान ने कहा, आप क्यों तकलीफ करते हैं? ये तो हमारा नसीब है, आप क्यों कष्ट उठाते हैं? वो बोला, पंडित जी, उसकी आवाज भराई हुई थी, ये मेरा कर्तव्य है महाराज। कुमार ने हाथ बांधे। कुमार की जिद पर पंडित जी यानी खान को हथियार डालने पड़े और वो उसी खाट पर पांव पसार कर बैठ गया। कुमार उसे थोड़ी देर इंतजार करने का कहकर चला गया और खान सोचने लगा कि कुदरत को वाकई उसकी हालत पर रहम आ गया है। ये शख्स बिल्कुल फरिश्ता बनकर उसकी मदद कर रहा है। अगर वो आज की रात भी उस इलाके में गुजार लेता तो कल तक खासा महफूज हो जाता। कुमार जैसे ब्राह्मणों के अकीदतमंद से ये तवक्को तो फजूल थी कि वो उसके मुताल्लिक कोई छानबीन करता रहेगा। अगर ऐसी बात होती भी तो खान उसके लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार था। कुमार उसे यहीं बिठाकर गांव की समत जाने वाले रास्ते पर चला गया। शायद अपने घर से पंडित जी के लिए जल भोजन लेने गया था। इन फारिग लम्हात को गनीमत जानते हुए खान ने अपने कपड़े एक तरफ उतार कर रखे और जेरे जामा के साथ ट्यूबवेल के सामने खड़ा हो गया। उसने पहले हिंदुओं के से मखसूस तरीका इबादत के अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर अश्लोक पढ़े, फिर बिल्कुल पंडितों के से अंदाज में झुकते हुए एक हाथ से नाक बंद करके अपना सर पानी की धार के नीचे रख दिया। 3-4 मिनट के बाद जब वो नहाने से फरागत पाकर बाहर निकला तो उसे अपना वजूद पहले के मुकाबले में खासा हल्का महसूस हुआ। खाट पर बैठे हुए उसे पिछले तमाम वाकयात एक एक करके याद आने लगे और उसका दिल एहसास तशक्कुर के जज्बात से भर आया। वाकई ये उस पर अल्लाह की खुसूसी करम फरमाई थी कि वो अभी तक इन मूजियों के शिकंजे से बचा हुआ था। कुमार की वापसी करीबन आध घंटे बाद हुई। इस मर्तबा उसके साथ उसकी घरवाली भी आई थी, जिसने अपने हाथों में थाली उठा रखी थी और उस पर कपड़ा डालकर उसे गर्दो गुबार से महफूज भी किया हुआ था। कुमार की बीवी पर पहली नजर पड़ते ही खान को एहसास हुआ कि इस औरत के साथ नाइंसाफी हुई है। बादियों नजर में उसकी उम्र बमुश्किल 20 साल दिखाई दे रही थी, जबकि उसका मोहसिन ढलती उम्र का आदमी था। शायद ये इसकी दूसरी शादी थी। कुछ भी हो, उसने सोचा, मुझे इससे क्या। कमला है महाराज, मेरी धर्म पत्नी। कुमार ने खान से अपनी बीवी का तारुफ करवाया, जिसने थाली चारपाई पर रखकर पंडित जी के चरण छूकर अकीदत और एहतराम का इजहार किया। खान ने भी खड़े होकर दोनों हाथ बांधते हुए उसे प्रणाम किया। उसे इस कमला की आंखों में हिलकोरे मारती एक मखसूस प्यास का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। उसका लहजा चुगली खा रहा था कि उसका ताल्लुक इस इलाके से नहीं, शायद बेचारी वस्ती हिंद के किसी इलाके की रहने वाली थी और हाथों हाथ बिकती हुई कुमार तक पहुंची थी। दोनों पांव चारपाई के ऊपर करके वो पंडितों के मखसूस अंदाज में आलती पालती मार कर बैठ गया। कुमार ने थाली और ताज़ा पानी से भरा पीतल का एक लोटा उसके सामने रख दिया। आप जल भोजन कीजिए महाराज, मैं जरा सामने से लकड़ी काट लाऊं। उसने कुल्हाड़ी हाथों में तोलते हुए कहा। अवश्य अवश्य, खान ने कहा, महाराज का ख्याल कीजिए। कुमार ने जाते जाते अपनी बीवी को तंबीह की, जिसने गर्दन झुकाकर उसके हुक्म पर साद कर दिया। सर झुकाए वो खाने में मसरूफ था। ताज़ा सब्जी और हिंदू घराने के बने हुए छोटे छोटे मखसूस किस्म के फुलके और उसके साथ मुख्तलिफ अकसाम की खट्टी मीठी चीजें देखकर उसकी भूख चमक उठी, लेकिन वो बड़े सुकून और पुरवकार अंदाज में लुकमा लुकमा बड़ी नजाकत से खा रहा था। इस दौरान उसने गो के बराह रास्त कमला की तरफ देखने की जुर्रत नहीं की थी, लेकिन कनखियों से उसने देख लिया कि कमला की नजरें मुसलसल उस पर गड़ी हैं। कुमार के वहां से रुखसत होते ही उसका चेहरा बदलने लगा था। अब वो एक सहमी हुई और हयादार औरत की बजाय नौजवान लड़की बनती चली जा रही थी। उसके सर पर दोहरी मोटे सूत की चादर खिसक कर उसके शानों पर आ रही थी और हवा ने अब उसके बालों से अटखेलियां करनी शुरू कर दी थी। हालात ने कमला बेचारी को वाकई बहुत छोटी सी उम्र में ही मुकम्मल औरत बना दिया था और खान नहीं चाहता था कि ये मासूम लड़की, जिसे भारतीय समाज ने फाहिशा बना रखा था, उसके आसाब पर गालिब आए। उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। कहाँ की हैं आप? खाना खाते हुए अचानक ही उसने कमला पर सवाल दाग दिया। मैं अब कहाँ की रही हूँ महाराज?
कहीं की भी तो नहीं रही, न घर की न घाट की। कमला ने बड़ी लंबी आह भर कर खास से दुखिया लहजे में कहा। खान ने कहा, कोई देश तो होगा आपका। बोली, हाँ महाराज, हमारा देश था, घर था, माता पिता थे, बहन भाई थे, अब तो कुछ भी नहीं रहा। उसका लहजा कदरे गंभीर हो गया। खान ने कहा, ये सारा संसार ही दुख की नगरी है, यहाँ सब रोग ही रोग हैं, हे भगवान। खान ने उसकी हालत पर कफे अफसोस मला। आपने ठीक ही कहा महाराज, हम तो जन्म जन्म के दुखिया हैं। उसकी पहले से तयशुदा मंसूबा बंदी में कहीं भी रानी के का जिक्र तक न था। अब तक वो हालात के धारे ही पर बहता हुआ यहाँ आया था। उसने कदम कदम पर नई मंसूबा बंदियां की थी और वाकई एक थका देने वाली आसाबी जंग खुद से लड़ी थी। और अब हालात ने इस मोड़ पर कमला को उसके सामने ला खड़ा कर दिया था। भारत में इन हालात में किसी भी औरत का सहारा उसके लिए बायसे इत्मीनान हो सकता था। उसने कुमार से मुलाकात के बाद जो नई मंसूबाबंदी की थी, वो सोचने लगा था कि इसमें कहीं ये धान पान सी लड़की फिट भी बैठती है या नहीं। फिल वक्त उसे अपने सवाल का कोई मुनासिब जवाब न मिला और उसने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी को मुफीद जाना। इसके बावजूद वो कमला को खोना नहीं चाहता था। उसने पेशरफ्त की, आप शायद बंगाल की हैं। वो बोली, महाराष्ट्र की। मेरा जन्म शायद बंबई में हुआ था। मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ 200 रुपए के इवज इसके हाथ बेच डाला। खान ने कहा, तुम इसकी पहली बीवी हो क्या? उसने कहा, नहीं, पहली बीवी तो 2 बच्चों को जन्म देकर मर गई थी, मैं दूसरी हूँ। लेकिन ये भी क्या मालूम सच है या झूठ। गांव वाले तो कहते यही हैं। इस गांव में मुझ जैसी 3 और लड़कियां भी हैं, वो भी खरीद कर लाई गई हैं। खान ने हमदर्दी जाहिर की। ओ अच्छा। वो बोली, आप उसके वाकिफ हैं क्या? शहर जाता रहता है ना? खान ने कहा, नहीं, बस हालात ने अचानक ही तुम्हारे पति से टकरा दिया। बोली, अच्छा हुआ, इस तरह मैं भी तो आपसे टकरा गई हूँ। वो खासी बेबाक हो रही थी। खान ने कहा, मैं तो एक आध रोज का मेहमान हूँ। खान इस कार्ड को हर सूरत में रखना चाहता था। कुमार अब एक लकड़ी घसीटता उस तरफ आता दिखाई दे रहा था। दोनों ने सूरत हाल की नजाकत का एहसास भी कर लिया था। कमला ने बड़े सलीके से दोबारा मोटे सूत से बनी हुई चादर अपने सर पर डालकर मकामी औरत की तरह लंबा घूंघट निकाल लिया था। कुमार के वहां पहुंचने तक कमला ने उसके सामने से बर्तन हटा लिए थे और अब उन्हें शायद मांझने जा रही थी। खान ने कुमार के नजदीक आते ही कहा, आपका बहुत धन्यवाद। इस कलयुग में आप जैसे अच्छे लोग ही संसार को स्वर्ग बनाए हुए हैं। उसे इस माशरे के दोगलेपन से इब्तिदा ही में कराहत महसूस हुई। बज़ाहिर तो ये शख्स इतना मजहबी बना हुआ था कि पंडितों के पांव धोकर पी रहा था, जबकि हकीकत में वो जिनसी दरिंदा था और महज अपनी जिनसियत को तस्कीन फराहम करने के लिए इस ढलती उम्र में भी उसने कमला जैसी बदकिस्मत लड़की खरीद कर अपने घर में सजा रखी थी। उसे दौरान तरबियत अपने उस्ताद का अक्सर कहा हुआ फिक्रा याद आ गया, दोगलापन इस माशरे की बुनियाद है। लेकिन तुम वहाँ मुसले बनकर नहीं, जासूस बनकर इन लोगों के राज चुराने जा रहे हो। जज्बात को कभी खुद पर गालिब न आने देना। जिस माशरे में जा रहे हो उसका एक मुकम्मल और मरबूत हिस्सा बनकर रहना। अगर कभी तुमने उससे हटकर कुछ सोचने या करने की ठानी तो बड़ी बेरहमी से मारे जाओगे। और उसे बादले नखास्ता ही सही, बहरहाल हिंदू बनकर रहना था। फिलवक्त उसने इस माशरे के मजहबी पेशवाओं की औलाद का रूप धार रखा था, जो इस बात का मुतकाजी था कि वो कुमार से भी ज्यादा भरपूर मुनाफिकत का सबूत दे। ये उसकी खुशनसीबी थी कि उसका सामना भी कुमार जैसे रिवायती ज़ईफुल अकीदा हिंदू से हुआ था, जो जरूरत से ज्यादा ब्राह्मणों का ताबेदार नजर आ रहा था। कुमार को उसने जल्द ही एक लंबी कहानी सुना दी कि किस तरह उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ बाहर जाने का फैसला कर लिया था। उसने कुमार को बताया कि वो ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन उसके बाप की ख्वाहिश है कि वो उसकी जगह मंदिर की गद्दी संभाले और अगला पुरोहित वो खुद हो। हम लोग विष्णु माता के पुजारी हैं। ये मंदिर मेरे परदादा ने खुद बनवाया था और माता के कई तहाइफ हमारे यहाँ मौजूद हैं। दादा के बाद मेरे पिता ने पुरोहित की गद्दी संभाली थी और अब वो मुझे यहाँ बिठाना चाहते हैं। उसने कुमार की मजहबी कमजोरी से भरपूर फायदा उठाने का फैसला कर लिया था। बोला, महाराज जी, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ तो है, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? खान ने कहा, बस हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी। हे माता शेरा वाली, हम पर दया करो। उसने खालिस ब्राह्मणी अंदाज अपनाया। एक बिनती करनी है आपसे। अचानक ही एक ख्याल उसे आ गया। कुमार बसरो चश्म हाजिर था। बोला, क्या? खान ने कहा, देखिए, हमारे पिताजी इलाके के इज्जतदार आदमी हैं। यूं भी हमने ये काम उनकी मर्जी के खिलाफ किया था। अब भगवान ने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया है। हमने भी तौबा कर ली है। अब तो सारा जीवन धर्म की सेवा में ही बिताएंगे। आप इस बात का तस्करा इस गांव में किसी से न कीजिए। बस ये राज हमारे और आपके दरमियान ही रहना चाहिए। आप लोगों को यही बताएं कि हम आपके मेहमान हैं और आपसे मिलने आए हैं। कुमार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। जैसी इच्छा महाराज की।
اور خان دل ہی دل میں ایسے بیوقوف ہمدرد سے ملاپ پر ایک مرتبہ پھر سجدہ شکر بجا لایا۔ کملا اس دوران برتن دھونے سے فارغ ہو چکی تھی۔ کمار نے ٹیوب ویل پر بنے ایک چھوٹے سے کمرے سے اس کے لیے بستر نکال کر چارپائی پر بچھا دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معزز مہمان کی مدارت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی آئے۔ خان نے اسے کمال ہوشیاری سے یہ باور کروا دیا تھا کہ ماتا وشنو کے مندر سے متعلق کچھ تاریخی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اگر ایسی کوئی بھی شے کمار کے گھر میں پہنچ جاتی تو وہ دنوں میں لکھ پتی بن جاتا۔ اس دوران ٹیوب ویل پر اکا دکا لوگ گزرتے ہوئے کمار کی خیریت معلوم کر کے جا چکے تھے۔ اب تک کسی نے خان کے متعلق دریافت نہیں کیا تھا۔ شاید یہ لوگ دوسرے دیہاتوں کے لوگ تھے اور انہوں نے پنڈت جی کے ٹھاٹ باٹ سے ہی اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ کمار کے کوئی خاص مہمان ہیں۔ اگر اس کے اپنے گاؤں کا کوئی آدمی ہوتا تو وہ ضرور پنڈت جی کا جغرافیہ بھی معلوم کرتا، جو انہوں نے کمار کو پہلے ہی سے سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی ان کے متعلق استفسار کرے تو اسے یہی بتانا کہ میں تمہارے ایک پرانے دوست کا چھوٹا بھائی ہوں اور ایک شادی کا پیغام دینے آیا ہوں۔ کملا کو اس نے ہدایت کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ کر دیا کہ وہ کسی سے خامخواہ اس نئے مہمان کا ذکر نہ کرے۔ ابھی تک شاید اس نے کملا کو پنڈت جی کا مکمل تعارف نہیں کروایا تھا۔ دوپہر کے بعد جب کملا نے اسے گھر لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خان نے فوراً معذرت کر لی۔ ہم یہیں ٹھیک ہیں شریمان جی، رام رام کر کے وقت گزار لیں گے۔ ہمارا من بڑا بوجھل ہو رہا ہے، اپنے پاپ کو پراشچت کیے بغیر ہمارا من ہلکا نہیں ہوگا، ہمیں یہی رات گزارنے دیجیے، اس نے کمار کو سمجھایا۔ کمار نے سر تسلیم خم کیا، جیسی مرضی آپ کی مہاراج۔ اس نے پنڈت جی کو کمرے کی چابی دے دی تھی۔ کمرے میں 2-4 چارپائیاں، ایک سراہی، پیتل کا لوٹا اور رامائن ایک اونچی جگہ پر ٹنگی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی امت شرما جی سیدھے رامائن تک پہنچے۔ پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر انہوں نے اسے ستکارا، پھر ہاتھوں میں پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور چومنے کے بعد دوبارہ وہیں ٹانگ دیا۔ بولا، بس ہمارا سمے یہاں اچھا گزرے گا، ہم تو یوں بھی شام کے بعد پاٹ ہی کرتے ہیں۔ اس نے رامائن کی موجودگی پر اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ کمار نے کمرے کی چابی اسے تھما دی اور خود گاؤں کی طرف چل دیا۔ ٹیوب ویل اس نے بند کر دیا تھا۔ اکا دکا لوگ دور دور سے آتے جاتے رہے تھے، لیکن مقام شکر تھا کہ ابھی تک یہاں دیہات کی عورتیں کپڑے دھونے یا پھر کوئی نہانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ بعد میں خان نے اس راز کی حقیقت کو بھی پا لیا۔ گاؤں کے لوگ کمار کے ٹیوب ویل پر اپنی عورتوں کو بھیجتے ہوئے گھبراتے تھے، یوں بھی کوئی شریف عورت اس طرف پھٹکنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ گاؤں سے واپسی پر کمار اس کے لیے تازہ چائے کا گلاس بھر کر لے آیا۔ ایک چھوٹی سی پتیلی کی بالٹی میں اس نے دودھ الگ سے رکھا ہوا تھا اور لفافے میں موسم کے مطابق فروٹ بھی تھا۔ خان نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، اب ہم رات کا بھوجن نہیں کریں گے۔ کمار گھبرا گیا، کیوں مہاراج جی، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے؟ خان نے کہا، کچھ نہیں کچھ نہیں، ہم رات کو زیادہ سمے جاگ کر پوجا پاٹ میں گزاریں گے جو بھوجن کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ خان نے اسے تسلی دی۔ کمار نے ہاتھ باندھے، ٹھیک ہے مہاراج۔ اس نے مہاراج کو بتایا کہ بچوں کی وجہ سے وہ رات گھر گزارنے پر مجبور ہے۔ خان بھی یہی چاہتا تھا کہ فی الوقت وہ چلا ہی جائے۔ یوں بھی وہ جانتا تھا کہ کملا کے علاوہ اس کی مجبوری اور کیا ہوگی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ کمار اسے کبھی اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ شام ڈھلتے ہی ٹھنڈک میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ خان نے کمرے میں رکھی لالٹین روشن کر لی۔ اس نے کمار سے کہا، اب آپ جائیے، ہماری پوجا کا سمے ہو رہا ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے مہاراج۔ خان نے کہا، صبح جلدی آنا، ہم چاہتے ہیں کہ کل شام تک گھر پہنچ جائیں، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے کمار کو اگلا پروگرام بھی سمجھا دیا۔ کمار کے وہاں سے جاتے ہی اس نے لالٹین کی لو خاصی گھٹا دی، کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی اور لمبی تان کر لیٹ گیا۔ اس دوران وہ چائے سے فراغت پانے کے بعد دودھ اور پھلوں سے بھی شوق فرما چکا تھا۔ کمار کی حد سے بڑی ہوئی عقیدت مندی نے اسے ابھی تک سونے بھی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل اس کا دماغ چاٹتا رہا تھا۔ اب جو فرصت نصیب ہوئی تو جیسے ساری تھکن دوبارہ اود کر آئی۔ آدھ گھنٹے تک وہ نیند سے جنگ کرتا رہا، پھر اس نے لالٹین بجھا دی اور لمبی تان کر سو رہا۔ وہ وہاں کب تک سوتا رہا اس کا احساس اسے نہیں تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔